किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि को मुनाफे का सौदा कौन नहीं बनाना चाहता। इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप परंपरागत खेती के साथ साथ कृषि पर आधारित व्यवसाय जैसे कि पशुपालन, मछली पालन को भी अगर अपनाते हैं तो आपका लगभग चौतरफा विकास तो होगा ही, साथ ही आपकी आय का स्रोत भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए आज के अंक में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप मत्स्य पालन से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको अतिरिक्त लाभ तो होगा ही, साथ ही आपकी आय में भी इजाफा होगा। तो आइए बिना समय गंवाए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कृषि के कुछ मुख्य समाचार। ई कृषि संवाद का लोकार्पण, महुआ फूल की रिकॉर्ड खरीदी, केचुआ खाद बनाने में सावधानियां, कद्दू वर्गीय सब्जियों का झुलसा रोग से बचाव और परवल को चूर्णी फफूंदी रोग से बचाएं किसान। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने ई कृषि संवाद का लोकार्पण किया। श्री सिंह ने इस अवसर पर कहा कि यह किसानों को एक विशिष्ट इंटरनेट आधारित ऑनलाइन मंच प्रदान करेगा, जिससे हितकारी सीधे, प्रभावी एवं सुगम संवाद कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। श्री सिंह ने कहा कि यह मंच विभिन्न वर्गों के हितधारकों जैसे किसानों, विद्यार्थियों, उद्यमियों, अनुसंधानकर्ताओं एवं कृषि क्षेत्र में अभिरुचि रखने वाले तथा संबंधित क्षेत्रों को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। लघु वनोपज संघ ने प्रदेश में अब तक 32,272 क्विंटल महुआ फूल की खरीदी की है। संघ ग्राहकों को 9,68,17,380 रुपए का भुगतान किया है। संघ के अध्यक्ष महेश कोरी ने बताया कि 60 जिला लघु वनोपज यूनियन के माध्यम से 1,189 महुआ संग्रहण केंद्र से खरीदी निरंतर जारी है। केंचुआ कम व अधिक नमी दोनों के प्रति संवेदनशील होता है, अतः उचित नमी 40 से 50% तक हमेशा बनाए रखें। केंचुआ खाद ढेर को मुर्गे, चूहों तथा दीमक से बचाएं। दीमक से बचाव हेतु 4% नीम के कीटनाशक का प्रयोग करें अथवा 50 ग्राम निम्बोली को रात भर पानी में भिगोकर बारीक पीसकर 1 लीटर पानी में घोल छिड़काव करें। बेड पर ताजे गोबर को न डालें, क्योंकि ताजा गोबर से गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे केंचुए मरने की संभावना होती है। गड्ढे के ऊपर मचान बनाकर छाया रखें तथा वर्षा व बहते पानी से गड्ढों को बचाएं। गड्ढों में साबुन, दवाइयां या किसी भी प्रकार के रसायन युक्त पानी का प्रवेश न होने दें। झुलसा रोग कोलिटोट्राइम लेजिरेरियम नामक फफूंद से फैलता है। इस रोग से विशेष तौर पर खरबूजे, लौकी व खीरे में अधिक हानि होती है। यह रोग पर्णशिराओं पर धब्बे के रूप में दिखाई देता है, जो बाद में लगभग 1 सेंटीमीटर व्यास के हो जाते हैं। इसका रंग भूरा तथा आकार कोणीय होता है। रोगग्रस्त पत्तियां कई धब्बों से मिलने के कारण सूख जाती हैं। रोग के लक्षण दिखाई देने पर ही थायरम 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या केप्टॉन 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर छिड़काव को 15 दिन से दोहराते रहना चाहिए। चूर्णी फफूंदी परवल में यह रोग एक प्रकार की फफूंदी के कारण लगता है, जिसके कारण पत्तियां और तनों पर आटे के समान फफूंदी जम जाती है और पत्तियां पीली व मुरझाकर मर जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए 20 लीटर गोमूत्र में 5 किलोग्राम नीम की पत्ती, 3 किलोग्राम धतूरे की पत्ती और 460 ग्राम तंबाकू की पत्ती, 1 किलो गुड़ की 20 ग्राम हींग की डालकर 3 दिन के लिए छाया में रख दें। इसके बाद तरबतर कर खेत में छिड़काव करें। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अरहर के प्रति क्विंटल भाव इस प्रकार रहे। अजयगढ़ में न्यूनतम भाव 5,050 रहा, अधिकतम भाव 5,060 रुपये रहा।
बड़वाहा में न्यूनतम भाव 3,195 रुपये रहा, अधिकतम भाव 3,195 रुपये रहा। बरेली में न्यूनतम भाव 3,200 रुपये रहा, अधिकतम भाव 3,780 रुपये रहा। हरदा में न्यूनतम भाव 3,000 रहा, अधिकतम भाव 3,203 रुपये रहा। आइए अब बात करते हैं मसूर की। आगर में न्यूनतम भाव 3,350 रहा, अधिकतम भाव 3,560 रुपये रहा। बैतूल में न्यूनतम भाव 3,250 रहा, अधिकतम भाव 3,400 रुपये रहा। छिंदवाड़ा में न्यूनतम भाव 3,100 रुपये रहा, अधिकतम भाव 3,101 रुपये रहा। दमोह में न्यूनतम भाव 3,430 रुपये रहा, अधिकतम भाव 3,795 रुपये रहा। आइए अब बात करते हैं मक्का की। बड़वानी में न्यूनतम भाव 1,300 रुपये रहा, अधिकतम भाव 1,300 रुपये रहा। देवास में न्यूनतम भाव 1,281 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 1,365 रुपये रहा। इछावर में न्यूनतम भाव 1,200 रहा, अधिकतम भाव 1,200 रहा। कटनी में न्यूनतम भाव 1,103 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 1,189 रुपये रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि हमने आपसे पहले ही बात की थी कि आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मत्स्य पालन आप अपना सकते हैं। एक ऐसा व्यवसाय है जो आप अपनी खेती किसानी के साथ साथ ही छोटे छोटे कुओं में या फिर आप जब भी कभी सिंचाई करते हैं उसके लिए जो आप तालाबों का निर्माण करते हैं उसमें भी आप इस व्यवसाय को ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से मत्स्य पालन से आप जुड़ सकते हैं, जो आपको एक लाभकारी व्यवसाय का भी एक अच्छा सा नमूना प्राप्त जिससे हो सकता है। तो आइए इसी विषय पर लेते हैं जानकारी। समेकित मछली पालन में मैं 1 हेक्टेयर के किसान जिनके पास 2.5 एकड़ की ज़मीन है, वे किसान 1 एकड़ का एक तालाब बना लें। 1 एकड़ का उनके पास खेत हो और जो हमारे पास आधा एकड़ ज़मीन बची है उसमें वे अपना मकान और पशुपालन करें। तो तालाब के किनारे किनारे जो उसके तालाब का बांध बंधा है उस पर आप मुर्गी पालन या आप बतख पालन भी कर सकते हैं। आप उसमें एक छोटा सा घास का और बल्लियों से बनाकर आप एक कच्चा मकान बना लें जिसमें आप मुर्गी पालन या बतख पालन करें। साथ ही साथ जो तालाब का बांध बंधा है उसमें आप लौकी, भिंडी, कद्दू, टमाटर, मिर्ची, धनिया, इसकी जो पौध है ये पौध लगा दें। ये सारी पौध या फूलों की खेती करें या फलों की खेती करें। तो तालाब के बांध के ऊपर आप सब्जी लगा सकते हैं, फूल लगा सकते हैं और उसमें आप उसको करें। और नीचे एक आपको पानी, जिसमें तालाब होगा उसमें पानी होगा, उसमें मछली पालन आप कर सकते हैं। मछली पालन के लिए हमें खाद की ज़रूरत पड़ती है और खाद में जो कार्बनिक खाद है, मवेशी की खाद है, उसमें मुर्गी की खाद आप उसमें यूज़ करेंगे तो मुर्गी पालन का जो आपका जो एक्सक्रीटा जो खाद है वो खाद आप तालाब में डालेंगे तो मछली पालन के लिए आपको लागत कम लगेगी। और मुर्गियाँ जो है वे आप उस खेत में जहाँ पर आप कोई भी फसल काटते हैं जो दाना नीचे गिरता है, मुर्गियाँ वहाँ पर घूमेंगी और वो दाना चुगेंगी। जो खेत में दाने गिर गए वो खाएंगी। तो मुर्गी पालन के लिए आपको खर्चा कम, लागत कम लगेगी। और साथ ही साथ में जो खाद आपने तालाब में डाली है वो खाद युक्त जो पानी है उस पानी को आप जब सिंचाई के लिए खेत में चलाएंगे तो निश्चित ही खेत में आपको पानी भी मिलेगा और उसमें उत्पादन लागत का खर्चा कम लगेगा क्योंकि खाद युक्त पानी होगा। तो खेत में हम जो तालाब में खाद डालते हैं कार्बनिक और साथ ही साथ में अकार्बनिक खाद भी डालते हैं जिसमें पोटाश होता है, उसमें हम लोग DAP, यूरिया भी डालते हैं। तो ये जो खाद वाला पानी आप खेत में चलाएंगे तो निश्चित ही खेत में भी आपको उत्पादन लागत का खर्चा कम लगेगा। और खेत में जो भी आपके पास में चारा उगेगा वह चारा आपके मवेशी पालन के काम में आएगा और मवेशियों को चारा खेत से मिलेगा, पीने के लिए पानी तालाब से मिलेगा। तो मवेशी पालन में भी आपको उत्पादन लागत का खर्चा कम लगेगा। इस तरीके से आप देखिए कि आपका कोई भी
जो भी आप मवेशी पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, आप फूलों फलों की खेती कर रहे हैं, मछली पालन भी कर रहे हैं और खेती से भी कर रहे हैं। अब एक किसान जो हमारे गांव में रहता है वो सुबह 6 बजे से 6 से 7 बजे तक हमारा दूध का गोबर पूंजा करेगा, दूध निकालेगा। 7 से 8 वो मुर्गी पालन में मुर्गियों को देखेगा। 8 से 9 तालाब में मछलियों को खाना देना है। उसके बाद में अपने घर में आके नहाएगा धोएगा। 9 से 10 बजे तक, 10 से 5 बजे तक वो अपने खेत में काम करेगा। ठीक इसी तरीके से शाम को वापस वो अपने इसी काम को दोहराएगा और साथ में अपने घर में आराम करेगा। मतलब इस जो आप यदि समेकित मछली पालन करते हैं जिसमें आप मवेशी, मछली, खेती सभी चीज़ें आप व्यवसाय को एक साथ करते हैं तो आपको प्रबंधन आप बहुत आसानी से एक परिवार कर सकता है और आय आपको कई गुना मिलेगी। जैसे कि आपको मवेशी से दूध मिलेगा, दूध बिकेगा, उससे आय होगी। साथ साथ उसके बछड़े बिकेंगे, दूसरी आय। तीसरी आय जो आपका जो खाद है वो खाद इतना मिलेगा, खाद बिकेगी, तीसरी आय उससे होगी। चौथी आय आपको फूलों फलों और सब्जियों से होगी। 5वीं आय आपको मुर्गी की बेचने से होगी, उसका अंडा भी बिकेगा, मछली भी बिकेगी और खेत से भी आपको आय होगी। आप इस तरह से देखेंगे तो आपको 7 से 8 गुना आय होगी और लागत आपको कम से कम लगेगी। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप एक खेती को एक अपना सिर्फ धंधा न मानिए। यदि आपको लाभ का धंधा खेती को बनाना है तो खेती के जो विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न व्यवसाय हैं, उनको आप साथ में कीजिए और साथ में करने से आपको कई गुना आय होगी और आपको साथ ही साथ पानी को भी जो आपकी जो दिक्कतें हैं कि जो आपको मवेशी पालन के लिए और खेत में मिलता है वो भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो किसान भाइयों, इस संबंध में हम अलग अलग तरीके के कई सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स, इस तरह के कई सारे हमारे पास सिस्टम है जो हम लोग केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान केंद्र पवारखेड़ा में हमारा एक केंद्र बना हुआ है। आप वहाँ पर आएँ, वहाँ पर आप इससे संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। साथ साथ हम लोग विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग भी देते हैं। आप यदि न केवल सिर्फ मछली पालन नहीं करना चाहते हैं, साथ में आप मत्स्य बीज उत्पादन की भी यदि आप इकाई डालना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। साथ साथ झींगा पालन है, झींगा पालन के बारे में भी आप विभिन्न प्रकार की हमारे यहाँ आकर राय ले सकते हैं, उसको भी आप पाल सकते हैं। उसके बीज भी उपलब्ध हमारे यहाँ हैं, आप आकर हमारे से बीज ले सकते हैं। मगुर मछली जो कि बहुत महंगी है बाज़ार में और उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, प्रोटीन उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसको भी अपना पाल सकते हैं और उसको भी आप कर सकते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है आपसे कि जो हमारे कृषि आधारित जो अलग अलग जो हमारे व्यवसाय हैं उनको आप एक साथ करें, एकमात्र इसके लिए हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और हमारी केंद्र सरकार आपको इसके अलग अलग ट्रेनिंग देने के लिए तत्पर है और आपको इसके लिए जानकारी हर जिले में दी जा रही है। तो आप जिले के अधिकारियों से या केंद्र सरकार के हमारे कार्यालय में आप आएँ और आकर इसके बारे में जानकारी लें और इसके अधिक से अधिक आप लाभ लेने की कोशिश करें। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधता पूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, आप सभी ने ये मुहावरा तो सुना ही होगा कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस मुहावरे को यहाँ क्यों दोहराया है। आप और हम सब यही जानते हैं कि ऊर्जा के जो स्रोत हैं, कोयला, पेट्रोल, ये दिन ब दिन कम होते चले जा रहे हैं और आगे आने वाले सालों में हमें एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो क्यों ना हम अपने गाँवों की तरफ ही रुख करें। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की। ये ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं और किस प्रकार से आप इनसे जुड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा है, जिसकी बात हम कर सकते हैं। बायोमास एनर्जी है, जो कि हर साल पैदा होने वाला हमारी जो फसल है उसके साथ बहुत सारा बायोमास, करीब करीब 439 मिलियन टन अगर हम बात करें देश के लेवल पे, तो इतना बायोमास हर साल लगभग पिछला जो अध्ययन है वो बताता है कि पैदा होता है। अब ये जो बायोमास है और दूसरा काऊ डंग, हमारे पास जानवरों की भी संख्या बहुत है, तो काऊ डंग गोबर जो है वो भी करीब 267 मिलियन टन के करीब गोबर देश में जो पशु संख्या है उससे हमें मिलता है। अब ये जो गोबर है ये बायोमास है और जो फसल से जो उप उत्पाद हमें मिल रहा है वो भी बायोमास है। ये दोनों हमें वैकल्पिक ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा का ये जो साधन बायोमास जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें दो तरह से आप ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। एक तो है प्रोड्यूसर गैस बना के, जिसमें हम बायोमास के ब्रिकेट्स बना सकते हैं। ब्रिकेट्स को हम एक ऐसे क्लोज चैम्बर में जलाते हैं जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है 40%, जिसको हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ये जो प्रोड्यूसर गैस है इससे आप जनरेटर चला सकते हैं। 100 किलोवाट और 150 किलोवाट के जनरेटर्स जो कि प्रोड्यूसर गैस पे चलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पे चलने वाले जो जनरेटर्स हैं, उनसे आप 100 किलोवाट और 150 किलोवाट की बिजली बना सकते हैं। इतनी बिजली आपके छोटे मोटे गांव को बिजली प्रदान करने के लिए बहुत पूरी पड़ सकती है और इसको गांव के लेवल पे, पंचायत के लेवल पे या जो समितियां हैं, महिला समितियां हैं, जिनको हम ये बायोमास के मैनेजमेंट के लिए इसको समितियां बनाई जा सकती हैं और इन प्लांट्स को वहाँ पर 100 किलोवाट और 150 किलोवाट के प्लांट्स को लगाया जा सकता है, जिससे कि गांव की ऊर्जा की ज़रूरत गांव के स्तर पर ही पूरी की जा सकती है। जो हमारा अध्ययन है वो ये बताता है कि 1.25 किलो अगर बायोमास है, उससे जो प्रोड्यूसर गैस बनती है उससे आप 1 किलोवाट बिजली बना सकते हैं। एक किसान अगर 100 यूनिट बिजली महीने में खर्च करता है तो उसको 125 किलो बायोमास जो है, जो कि उसके खेत में अपने खेत में पैदा होता है, वो उसकी ऊर्जा ज़रूरत को पूरी कर सकता है। दूसरा तरीका, जैसा कि किसान भाई जानते हैं, दूसरा तरीका है बायोगैस प्लांट। 45 से 55% तक मीथेन गैस उसमें होती है और ये मीथेन गैस जलती है। एक बार अगर ये गैस जल रही है मीथेन, तो ये हमारी ऊर्जा का साधन है और जिसका हम उपयोग प्रकाश के लिए कर सकते हैं, व्यवस्था के लिए कर सकते हैं। इससे हम डीजल इंजन भी चला सकते हैं, उसको भी 30-40% हम उसको मिला सकते हैं डीजल के साथ और इस बायोगैस का हम उपयोग जो है वो डीजल इंजन चलाने के लिए कर सकते हैं। जनरेटर चला सकते हैं जिससे बिजली बना सकते हैं। तो जो बायोमास के जो दो हमने स्वरूप देखे, एक तो गोबर के रूप में मिलने वाला, दूसरा जो क्रॉप प्रोड्यूस जो है, रेजिड्यू जो है, उप उत्पाद कह सकते हैं, कृषि अवशिष्ट आप कह सकते हैं, इससे भी हम ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा जो ऊर्जा का स्रोत भारत में उपलब्ध है, ये हमारा भाग्य है कि सूरज की जो तपिश और गर्मी है भारत में काफ़ी उपलब्ध है। 4 से लेकर 7 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर पर आवर हमें सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है। राजस्थान और गुजरात में ये काफ़ी है और वहाँ इसकी संभावनाएं काफ़ी हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें आगे बढ़कर हिस्सा ले रहा है। पिछला जो अध्ययन रिपोर्ट बताती है कि 629 मेगावाट के करीब सूर्य ऊर्जा से मिलने वाली बिजली का सहयोग मध्य प्रदेश भी कर रहा है और नए प्रोजेक्ट्स, नए जो कार्यक्रम हैं मध्य प्रदेश में,
ऊर्जा उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर लिए जा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में भी फोटोवोल्टाइक सेल लगाए जा रहे हैं। सोलर कुकर में बहुत साधारण है, कुछ नहीं, उसमें आने वाली प्रकाश की सूर्य की किरणें जो हैं उनको आप एक अवरोध, जो ऊपर कांच है, उस अवरोध को जैसी किरणें पार करती हैं प्रकाश की, तो अंदर वो तापी किरणों में बदल जाती हैं और एक अवरोध किया हुआ इंसुलेटेड बॉक्स जो है, जिसको आप सोलर कुकर कह सकते हैं, उसमें वो किरणें अंदर ट्रैप हो जाती हैं। एक बार अंदर तो किरण चली जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती और वो आपके खाने को गर्म कर देती है और खाना बन जाता है। तो आप कल्पना करिए कि अगर 46 लाख सोलर कुकर इस तरह से अगर समाज में बांटे गए हैं और उससे बनने वाला खाना भी स्वादिष्ट और उसमें प्रोटीन विटामिन जिसको आप कहते हैं उनका भी नुकसान नहीं, क्योंकि स्लो कुकिंग है, बहुत धीरे धीरे उसमें खाना बनता है और 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप तापक्रम उसमें प्राप्त कर सकते हैं। सोलर ऊर्जा के दूसरे उपयोग भी हैं, वाटर हीटर्स में आप उपयोग कर सकते हैं और करीब 4.5 लाख स्क्वायर मीटर के वाटर हीटर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, उद्योगों में किए गए हैं, संस्थानों में किए गए हैं। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हमारे इस कार्यक्रम को और किसान उपयोगी बनाने के लिए आप अपने सुझाव हमें इस पते पर लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, क्रमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462013। तो किसान भाइयों, अब समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कृषि संबंधी कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।